अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस सीरीज़ का आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल। पहले हम उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं कि इन वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। बेटा, वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा लीनियर मॉडल है जो के सिक्वेंशनल अप्रोच को इस्तेमाल करता है, यानी कि सीक्वेंस से निकला है सिक्वेंशनल, जिसका मतलब क्या है कि तरतीब से काम करेगा। इसमें एसडीएलसी की तरह, जिस तरह हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने तमाम फेजेस को डिस्कस किया था, इसी तरह इन ये तमाम फेजेस को इस्तेमाल करेगा। वही तमाम फेजेस जो है वो हमारे वाटरफॉल मॉडल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप एक फेज़ मुकम्मल कर लोगे, फिर आप नेक्स्ट फेज़ में जाओगे। आप इस तरह नहीं करोगे कि एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद हम वापस नहीं जा सकते। इसको कहा जाता है, जो वापस जाना उसको कहा जाता है बैक ट्रैकिंग। इसमें हम बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर करना चाहें तब हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पहले से पता होती हैं, जबकि आप रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। बैक ट्रैकिंग तब करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो न्यू ऐड करनी होती है, या हम प्रीवियस को जो है वो न्यू ऐड करें या उसमें कोई अपडेट करें, तब हम करते हैं। अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कॉस्टली पड़ेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको नए सिरे से फिर सारा काम आपको स्टार्ट करना पड़ता है। जी बेटा, वाटरफॉल मॉडल एक सिक्वेंशनल अप्रोच है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ या एक्टिविटीज़ वो हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम अच्छे से सॉफ्टवेयर को डेवलप करवा सकें। वाटरफॉल मॉडल का एक कंसेप्ट एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट विंस्टन रॉय 1970 ने अपने एक ऐसे ही प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने वाटरफॉल मॉडल के तमाम फेजेस, उनकी स्ट्रेटजीज़, उनकी एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद उन्होंने इसको जो है हमारे सामने पेश किया। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने लगे हैं वाटरफॉल मॉडल। देखिए, वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो कि आपसे अप एंड डाउन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम करेगा, यानी कि एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। ये क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, जहाँ पर हर प्रोजेक्ट के हर फेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज़ में मूव करेंगे। देखें, जिस तरह ये डायग्राम आपके पास, अब इस डायग्राम में देखें कि वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास पहले क्या चीज़ आ रही है, रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे फिर हम एनालिसिस में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम रिक्वायरमेंट्स को छोड़कर हम एनालिसिस फेज़ में चले जाएं। इसमें हर एक फेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट में मूव ही तब करेंगे जब हमारी वो फेज़ मुकम्मल हो चुकी होती है। तो इस तरह आप कहते हैं कि एक वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल, वाटर का मतलब क्या होता है पानी, फॉल का मतलब क्या होता है गिरना, यानी पानी का जब गिराव करता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ भी गिरता है। तो जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बताएं कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो लीनियर है या सिक्वेंशनल है। तो बेटा, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अब आप देखें कि लीनियर और सिक्वेंशनल मतलब सेम ही होता है, कि जिसमें आपने लीनियर का मतलब क्या होता है, तरतीब से काम करना। सिक्वेंशनल का मतलब भी वही होता है कि जो आपका तरतीब से जो आप काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चाहे आप लीनियर करें या सिक्वेंशनल अप्रोच हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप जो है मॉडल और जो फेज़ इस्तेमाल करेंगे वो एक तरतीब से काम करेंगे। एक कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट में मूव करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन कि कितने मेन फेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल। ये बिल्कुल सेम वही फेजेस मॉडल है जो हमने एसडीएलसी में पढ़े थे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। हमारे स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट में, और उसके बाद मेंटेनेंस। बेटा, एक बात ज़हन में रखें कि वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल ही तब होता है जब हमें रिक्वायरमेंट्स पहले से पता होती हैं। हम उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही तमाम फेजेस से काम करते हैं। इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं भी किसी पोजीशन में भी अगर हम चेंज करना भी चाहें तब भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कॉस्टली पड़ती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर वाटरफॉल मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है। बेटा, आपका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हम
प्रीवियस टाइम में डिस्कस कर चुके थे, वहाँ पर देख लें। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम देखें। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के, जिसमें आप देखें रिक्वायरमेंट से आपको पहले से पता है कि यूज़र क्या चाहता है। यूज़र का सबसे पहले क्या आएगा, उसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स बना लेते हैं कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्या कि एक यूज़र की रजिस्ट्रेशन थी, उसके बाद फिर बोरो बुक आता है, फिर उसके बाद बोरो का रिटर्न बुक्स आता है। ये तमाम जितने भी मॉड्यूल्स है ये हमें ऑलरेडी पता थी, जिनको हमने ऑब्जर्वेशन के साथ और मुख्तलिफ डाटा गैदरिंग की और उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। हमें पता चल गया ये रिक्वायरमेंट्स को आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आप देखें कि हम इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पहले से ही ऑलरेडी पता है। हम इसके मुताबिक ही हम इस पर काम करेंगे। जी बेटा, देखें कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, रिक्वायरमेंट्स की दो टाइप्स होती है, मेन दो टाइप्स होती है। एक होती है फंक्शनल और एक होती है नॉन फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ये होता है कि जो काम के लिए बनाया गया है क्या वो कर रहा है। नॉन फंक्शनल मतलब इसकी परफॉर्मेंस है, इसकी रिलायबिलिटी है, इसकी अवेलेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ये दो इसकी मेन टाइप्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है सेकंड फेज़, जो कि इस्तेमाल होती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जिस पर आपने तज्जिया करना होता है। ये तमाम वो फेजेस थे जो हमने STLC में प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके थे। देखें, आपने कोई चीज़ बनानी है ना, तो पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि जो सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाहता है क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं। इसको जो पर्सन एनालिसिस करता है उसको एनालिस्ट कहते हैं, कि वो सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको डिज़ाइन करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको बनाएगा। थर्ड फेज़ हमारे पास इस्तेमाल होती है डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन में क्या काम करता है कि जिसमें यूज़र इंटरफेस बनाना, जिसमें मॉकअप आता है। मॉकअप का मतलब क्या होता है, डायग्राम या पिक्चर्स वगैरह में हम शो करवाते हैं अपना डाटा को। मॉकअप बनाने के लिए आपको कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे सिग्मा का आप ये इस्तेमाल करते हैं, वो मॉकअप बनाने के लिए टूल का इस्तेमाल करता है। ये टूल हमें मॉकअप को डिज़ाइन करवाने के लिए, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में हमें डिज़ाइन करवाता है, ताकि हम डिज़ाइन फेज़ को कंप्लीट करें। ये तब भी करता है जब हमारी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो जाती है, यानी कि इस रिक्वायरमेंट के बाद फिर हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जहाँ पर आपने प्रोग्राम का एक्चुअल कोड लिखना होता है। एक्चुअल कोड का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है, यानी जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिकली के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह हमने कोई इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस के लिए हमने बनाना है कि ID को फाइनल जब करना है, तो उसके लिए आपने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें विजुअल बेसिक भी आ सकता है, पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बैक पर जो हमने डिज़ाइन किया हुआ फेस था, जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो बटन नज़र आ रहे थे, उनके बैक पर हम उनकी कोडिंग करेंगे। जिससे आप देखें, इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास ये इंसर्ट का बटन है, तो जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, कैसे करता है, इसके हर बटन के पीछे कोडिंग है। तो ये जिस बटन पर क्लिक करेंगे वो एक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरह हम होम पर क्लिक करेंगे, होम का, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट का, हम कवर पेज पर क्लिक करेंगे। ये तमाम जितने भी पेज हैं ये सारे के सारे एक्शन परफॉर्म करें बाय यूजिंग कोडिंग के साथ। डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले इम्प्लीमेंटेशन करें फिर डिज़ाइनिंग करें। इसको हर फेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसके नेक्स्ट फेज़ में मूव करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टेस्टिंग। टेस्टिंग फेज़ कौन सी होती है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टीमें शामिल होती हैं। दो मेजर टीमें इस्तेमाल होती हैं। एक होती है डेवलपर टीम होती है और दूसरी होती है क्वालिटी अश्योरेंस। वो क्या करती है, वो हमारे चेक करती है, हमारे एरर्स को चेक करती है, प्रॉब्लम्स को चेक करती है, इशू को देखती है कि कौन कौन से इसमें एरर है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, कैसे उनको डिबग किया जाए। जिसमें टेस्ट करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस टीम होती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट में जितने भी बग्स होते हैं उनको रिमूव करेगी, डिटेक्ट करेगी, उनको सॉर्ट आउट करेगी। फिर टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद फिर हम अगले फेज़ में जाएंगे जो हमारा कहलाता है डिप्लॉयमेंट। बेटा, नेक्स्ट फेज़ हमारे पास डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या मतलब क्या है कि हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के लिए
उसको यूज़ करवाने का मेथड बताती है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने किस बटन पर कौन सा क्लिक करेंगे कि रिपोर्ट आ जाएगी, वीकली रिपोर्ट निकालनी, तब आपने कौन से बटन पर क्लिक करना है। जिस तरह आप ये देखें ना कि हमारे हर बटन के पीछे कोई ना कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही है। तो हाँ, आपने जब तक यूज़र को नहीं ट्रेन करेंगे, उसको नहीं बताएंगे, और वो उसको कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से कौन से बटन पर करेंगे कि आज की हमें परचेस या आज की हमें सेल के बारे में पता चल सके। तो इसलिए यूज़र को ट्रेनिंग करवाना वो हमारी डिप्लॉयमेंट कहलाती है। बेटा नेक्स्ट फेज हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई चीज़ अपडेट करनी है तब हम मेंटेनेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस पर देखें ना कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि वाटरफॉल मॉडल में जब रिक्वायरमेंट्स होती है वो फिक्स होती हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमें चेंज करने की ज़रूरत आती है तब हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो फिक्स रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट्स आपसे तय हो चुकी थी स्टेक होल्डर के साथ यानी यूज़र के साथ, क्लाइंट के साथ, आपने वही रिक्वायरमेंट्स को लेकर आपने डिप्लॉयमेंट तक काम करना है। उसके बाद फिर जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता, वो इसको और चीज़ें भी ऐड करवाता है, तब हम मेंटेनेंस को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम मेंटेनेंस को इस्तेमाल नहीं करते। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है हमारे पास व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के बेनिफिट क्या हैं? एक सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी सिंपल भी है, सादा भी है और आसान भी है उसको समझना। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो आसान होता है इसको समझना, बिकॉज क्योंकि इसमें हर जितने भी फेजेस हैं वो क्लियर है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होना। अब देखें जिस तरह अभी हमने इसमें डिस्कस किया, तो आप देखें कि हर एक फेज़ दूसरे फेज़ से मुख्तलिफ है और सिंपल है, समझने में पता चल रहा है। और क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी ही आपको पता है, आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट इसके मुताबिक ही आपने करना है, तमाम फेजेस इसके अंदर ही इस्तेमाल करना है, आपने बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल नहीं करनी, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ये एजुकेशनल प्रोसेस को देते हैं, जिससे हमने बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक फ़ेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेकंड फेज़ में जाते हैं और ये आसान काम होता है। उसके बाद है सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। इसलिए सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें आपको क्लैरिटी पता हो, रिक्वायरमेंट्स फिक्स के बारे में पता हो, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज ना होती हों, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसा मॉडल है जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आप बता सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल, और या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसे मॉडल है जो कि जिसमें रिक्वायरमेंट फिक्स होती हैं, आप चेंज नहीं हो सकती, तब भी आप बता सकते हैं कि वो वाटरफॉल मॉडल। जी अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप कम्प्लेक्स टास्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जिस अब देखें कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक फ़ेज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेकंड फ़ेज़ में जाएंगे, हम वापस जो है वो नहीं जा सकते। उसकी रीज़न क्या थी कि ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास फिक्स थी, आपने जिस पर स्टार्ट किया, रिक्वायरमेंट से स्टार्ट किया, आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स थी, उसको आप किसी भी स्टेज पे चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप कोई मोबाइल ऐप बनाओगे तो पहले आप क्या करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम गुजरता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी इंक्रीज़ होता है, मोबाइल में भी अपडेशन आती रहती है। इस तरह मोबाइल में इवॉल्वेबिलिटी यानी कि इसको बेहतर बनाना पड़ेगा, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो तब्दील होती रहती है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, हमारे जो हार्डवेयर है, हमारे जो सॉफ्टवेयर है, वो भी इंक्रीज़ होते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल है वो, यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने मोबाइल्स के, जैसे हम देखें कि अगर हम एक जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, अगर हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वो पुराना है, अगर वो 10 पॉइंट है 9 पॉइंट समथिंग है, तो वो क्या करेगा, हम जो आज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। वो आपको पूरी तरह बता देगा कि आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड सेट वो ये ओल्ड वर्जन्स का है, आप इसको
टू डेट करें। अब जैसे ही हम उसको अप टू डेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जिस तरह आप कहें कि अगर विंडो 10 करनी है, विंडो 10 की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसमें इतनी स्पेस होने चाहिए आपकी कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप के अंदर और इतने रैम होने चाहिए। अगर हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो आपका जो विंडो 10 है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होती। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो डाटा है वो हमें इनफ्लेक्सिबिलिटी शो करवाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट इस्तेमाल होती है वो बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। जिसमें आपको रिक्वायरमेंट्स पहले से पता थी, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे, रिक्वायरमेंट चेंज हो भी रही हैं, तो अब हम इस कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, नेक्स्ट है हमारे पास के रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जिसमें अंदर मॉडल्स जो होते हैं क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स पहले से पता थी आपने उससे स्टार्ट लिया, इसमें जो है वो रिस्क होता है कि अगर हम न्यू नीड्स का या इश्यूज जो होती हैं वो इसके अंदर ऐड करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये डिफाइन द डायग्राम ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब देखें ये है आपके पास बेटा वाटरफॉल मॉडल। इस वाटरफॉल मॉडल में देखें जिस तरह हमने इसको डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर, जब आपके पास इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम आती है, तो आप आपने उसको डिफाइन करके अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर देना है ताकि वो अच्छे से आपका जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके।